मैं जीएम श्रीवास्तव एक हिंदी शिक्षक के रूप में एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूं और आपका स्वागत करता हूं। मैं यहां पर आज जो ये वीडियो बना रहा हूं ये समर्पित है कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए और उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं या फिर अभिभावक हैं उनके लिए। ये वीडियो समर्पित है कक्षा 12वीं या उससे नीचे की कक्षाओं के लिए के बच्चों के लिए भी। असल में मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसका एक विशेष कारण है और वो कारण है कि मैंने बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे अवसाद या डिप्रेशन के लक्षण देखे। बच्चे डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं, अवसाद से ग्रसित होते जा रहे हैं। अर्थ ये है कि बहुत सारे बच्चों के मन में डिप्रेशन की भावना या डिप्रेशन होने के लक्षण शुरुआती दौर के दिखाई दे रहे हैं। मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊं और मैं आपको बताऊं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं और मैं इसके बारे में अपने विचार क्या रख रहा हूं। ये सोचने योग्य बात है कि इतनी छोटी सी उम्र में वो इस बारे में सोच रहे हैं, इस बारे में उनके मन में भावनाएं उत्पन्न हो रही है कि वो अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं, वो डिप्रेस्ड हैं। तो फिर ये चिंता का विषय तो है। अब आज के वीडियो में मैं इसी पर एक विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इसी पर मैं बात करने जा रहा हूं और ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि बच्चे ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो निराश हैं, बच्चे ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो हताश हैं, बच्चे ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो परेशानी में हैं, बच्चे ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि उनके जीवन में घटित घटनाएं उनके ऊपर प्रभाव डाल रही है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है? यहाँ समझने वाली बात यह है कि उनकी पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता, उनके जो रिश्तेदार हैं या फिर जो भी हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो उनके साथ हैं। उनके शैक्षणिक मतलब शिक्षण संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए उनके साथ उनके शिक्षक हैं। उनके सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए परिवार के लोग, माता पिता, शिक्षक और उनके कुछ मित्र भी हैं। जब सारे लोग उनके साथ हैं तो फिर उनके मन में डिप्रेशन की भावना क्यों है? उनके मन में ये भ्रम क्यों है कि वो इसके शिकार होते जा रहे हैं? उनके मन में ये सोच कैसे उत्पन्न हो रही है कि वो परेशान हैं, वो अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसी समस्या जिसको वो बता नहीं सकते। ये सोचनीय विषय है। एक शिक्षक होने के नाते मैं हमेशा ही बच्चों की मानसिकताओं को समझने की कोशिश करता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि एक शिक्षक का जो कर्तव्य है वो सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि उनकी समस्याओं को समझना, उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करना भी है। ये हम सब जानते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आखिर बच्चों के इस भावनात्मक बदलाव का कारण क्या है? आखिर बच्चों के मन में इस बात का प्रभाव क्यों हो रहा है? वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि उनके जीवन में जो परेशानियां हैं वो उन्हें निराश कर रही है, उन परेशानियों से वो जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उन परेशानियों को दूर करने वाला कोई नहीं है। ऐसा उनके मन में भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है या कुछ बच्चों के साथ ऐसी समस्याएं हैं तो मुझे लगता है कि इस बारे में बात करना आवश्यक है। असल में ये वीडियो मैं जब बना रहा हूँ कुछ अनुभव के आधार पर बना रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर बात करना आवश्यक है। देखिए, शिक्षण संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, सामाजिक समस्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन बच्चे के साथ उसे यह विश्वास क्यों नहीं है कि इन सभी समस्याओं में मार्गदर्शन के लिए शिक्षक, परिवार के लोग, मित्र या फिर अन्य लोग जो सामाजिक रूप से सक्षम है इस समस्या के समाधान के लिए या इस सक्षम है कि इन समस्याओं को वो समाधान, इस समस्या का वो समाधान निकाल सकते हैं, तो फिर उनकी सोच में ये बात क्यों नहीं आ रही? मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब बच्चों को ये विश्वास ही नहीं है कि जिस समस्या से वो गुजर रहे हैं उस समस्या का समाधान कोई कर नहीं सकता, तो उनका ये कमजोर विश्वास उन्हें अवसाद से ग्रसित करने में मदद कर रहा है, डिप्रेस होने में मदद कर रहा है। उन्हें ये विश्वास दिलाना होगा, उन्हें ये विश्वास
हम देने का प्रयास कर सकते हैं कि अगर शिक्षण संबंधी समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का निवारण, उन समस्याओं का समाधान शिक्षक जरूर करेंगे। अगर पारिवारिक या सामाजिक समस्या है तो उस समस्या से जुड़ी हुई बातों का समाधान शिक्षक के पास भी है, उन बातों से जुड़ी हुई समस्या का समाधान उनके घर के माता पिता या फिर बड़ों के पास भी है। ये विश्वास की कमी क्यों हो रही है, यही चिंता का विषय है। एक शिक्षक होने के नाते मैं ये जानता हूं, आप भी इस बात को समझते होंगे कि बच्चों का मन स्थिर नहीं होता, बच्चों का मन चंचल होता है और उन बच्चों के मन में कई सारी बातें घूमती रहती हैं, कई सारी भावनात्मक बातें चलती रहती है, कई सारी बातों का असर उनके ऊपर दिखने लगता है या दिखता है। उदाहरण के तौर पे बच्चों को शिक्षकों की बात सुननी होती है। अलग अलग प्रकार के शिक्षक होते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, अलग अलग प्रकार से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें सुननी पड़ती है। माता पिता या घर के सदस्यों की बात उन्हें सुननी पड़ती है, समाज के अन्य लोगों की बात सुननी पड़ती है, मित्रों की बात सुननी पड़ती है, कभी कभी तो उन्हें उन लोगों की भी बात सुननी पड़ती है जिनके बारे में वो जानते भी नहीं। इन सभी बातों का प्रभाव उनके ऊपर जरूर पड़ता है। अब सोचिए कि इतने सारे बातों को जब वो सुनते हैं तो जाहिर सी बात है उन सभी बातों का अर्थ, उन सभी बातों का भाव अलग अलग होता होगा और ये अलग अलग प्रकार से उन पर असर डालता है। अब बच्चे पूरी तरह से सभी बातों को जोड़ने में या सभी बातों को खुद से संबंधित करने में, रिलेट करने में सक्षम नहीं होते और यही कारण है कि कभी कभी वो ये सोचने लगते हैं कि ये सभी बातों में से कौन सी बात उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है, कौन सी बात सामाजिक रूप से उन्हें सहायता पहुंचा सकता है, कौन सी बात उनका पारिवारिक रूप से मदद कर सकता है, पारिवारिक समस्याओं में मदद कर सकता है। ये समझने में थोड़े वो कच्चे रह जाते हैं, ये समझने में थोड़े वो कमजोर पड़ जाते हैं और इसी की जद्दोजहद, इसी का द्वंद्व उनके मानसिकता को कमजोर बना देता है। मेरे कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि हम सभी इस बात को जानते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें, तो जितने लोगों की बात वो सुनते हैं, जितने लोगों से वो मिलते हैं या जितने लोगों को वो देखते हैं, सबके व्यवहार, सबकी बातों को वो सुनते हैं और कभी कभी ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि क्या ये सही अर्थों में उनकी समस्याओं का समाधान, क्या ये सभी बातें उनके समस्याओं को समाधान करने में सक्षम है, क्या ये सभी बातें उनके समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। अब एक बात और, जैसे वो जितने देर तक विद्यालय में होते हैं शिक्षण संबंधी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, कभी कभी कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो उनके मन में जगह बना लेती है। कभी कभी ये होता है कि विद्यालय में वो पारिवारिक समस्या को भी लेकर पहुंच जाते हैं, मतलब आ जाते हैं। अर्थ ये है कि उनके दिमाग में वो समस्याएं घूमती रहती हैं। अब क्योंकि वो समस्याएं घूम रही होती हैं तो विद्यालय में शिक्षण संबंधी समस्याओं को तो वो झेलते ही हैं, साथ ही साथ पारिवारिक या सामाजिक समस्याओं को भी वो उसी वक्त सोच रहे होते हैं, क्योंकि बात बहुत सीधी सी है, सोच पर किसी का अधिकार तो है नहीं। अब क्योंकि सोच पर अधिकार नहीं है तो किसी भी वक्त किसी भी चीज के बारे में सोचा जा सकता है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी निकल कर आ जाती है कि वो उनका ध्यान दूसरी समस्याओं की तरफ चला जाता है और फिर वो उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि अलग अलग प्रकार की समस्याएं एकत्र होना शुरू हो जाती हैं। कक्षा में बैठे हैं बहुत सारे विद्यार्थी, अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे होते हैं। किसकी बातें किसका ध्यान भटका देती हैं, इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता, क्योंकि साथ में सभी लोग बैठे हैं तो वो लोग किसी न कान तो सुनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करेगा ना। वो कहते हैं ना कि कान और आंख ये दोनों ही अपने कर्म के लिए किसी के आदेश का इंतजार नहीं करते। आंख है तो वो देखेगा ही, कर्ण है अर्थात कान है तो वो सुनेगा ही। सिर्फ हम अपने हिसाब से बोलें या ना बोलें इसका निर्णय हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आसपास कोई बातचीत हो रही है, आसपास कोई कोलाहल है, कोई आवाज है, तो कान विवश है उसे सुनने के लिए। जब सामने कोई
अलग प्रकार का व्यवहार करता है या सामने कोई व्यवहार दिखता है या कोई किसी तरह का कोई दृश्य दिखता है तो आंख विवश है उसे देखने के लिए। और यही दोनों चीज विद्यार्थियों के या हम कहें कि किसी के भी ध्यान को भटकाने के लिए काफी है। और यही ऐसी चीज है जिस पर हर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, और जो नियंत्रण कर लेता है वही अपने ध्यान को एक जगह पर केंद्रित कर सकता है। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों में इतनी समझ नहीं होती। मैं यहाँ पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों के मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, बच्चों के कभी कभी ये होता है कि बच्चों के मन में जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान वो खुद ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं। मेरा ये कहना है कि ऐसी परिस्थिति में ही वो मानसिक रूप से धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढ नहीं सकते, सभी समस्याओं को वो सुलझा नहीं सकते। इसीलिए मार्गदर्शन शिक्षकों का भी आवश्यक है, इसीलिए मार्गदर्शन बड़ों का भी आवश्यक है, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो, बड़े हों या फिर सामाजिक रूप से बड़े हों। ये मार्गदर्शन ही उन्हें इन अवसाद या डिप्रेशन से मुक्ति दिला सकता है। अब ये मार्गदर्शन की बात उठी है तो मैं यहाँ पर इस बात की चर्चा जरूर करूंगा। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो आप देखते होंगे कि कक्षा में बहुत सारे बच्चे अगर बैठे हुए हैं तो उसमें से सिर्फ कुछ बच्चे ही ऐसे होंगे जो एकाग्रचित्त होकर एक जगह अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बाकी बच्चे दूसरों की तरफ ही देखते हैं, बाकी बच्चे दूसरों की बातों को सुनते हैं, बाकी बच्चे दूसरे के हाव भाव को देखते हैं, बाकी बच्चे शिक्षकों के हाव भाव को देखते हैं, बाकी बच्चे शिक्षकों के बातों के पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस बात के लिए वो कक्षा में आए हैं उस पर वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इस चंचल मन में कई सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। इस चंचल मन में सिर्फ शैक्षणिक सवाल नहीं उठ रहे हैं, शैक्षणिक समस्याओं के सवाल नहीं उठ रहे हैं। इस चंचल मन में कई सारे व्यवहारिक सवाल, कई सारे सामाजिक सवाल, कई सारे व्यक्तिगत सवाल, कई सारे पारिवारिक सवाल, ये सारे सवाल उस समय उठ रहे होते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि बच्चों में इतनी शक्ति या इतनी मानसिक ताकत नहीं होती कि उन सभी चीजों के बीच, उन सभी बातों के बीच, उन सभी माहौल के बीच अपने आप को एकाग्रचित्त कर पाए। असल में ये आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी बातें कहाँ से कहाँ लेकर गया, लेकिन नहीं, इन सभी बातों का संबंध उनके अवसाद से ग्रसित या डिप्रेशन से ग्रसित होने के तरफ ही इशारा करता है। मेरा कहना यह है कि सबके जीवन में कभी न कभी ऐसी समस्याएं आती हैं जिसका समाधान हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले ढूंढ नहीं सकते। अब आप बोलेंगे कि इस संसार में सभी समस्या का समाधान है, लेकिन आप सोच कर देखिए कि कुछ समस्याएं इस संसार में ऐसी भी हैं जिनका समाधान ढूंढना किसी के वश में नहीं होता। तो अगर आपके जीवन में या बच्चे के जीवन में ऐसी समस्या है या मेरे जीवन में ऐसी समस्या है जिसका समाधान हम ढूंढ नहीं सकते, तो फिर जो इस समस्या से ग्रसित है, क्या उसे ये समझाना उचित नहीं है कि समस्याएं हैं, उस समस्या का कारण आप नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो समस्या आपके जीवन में आई है, इस संसार का कोई व्यक्ति उस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, तो फिर अपने मन को मजबूत कीजिए और उस समस्या को झेलिए। अर्थ यहाँ पर यह है कि जब इंसान ही परमानेंट नहीं होता तो फिर हमारे जीवन में समस्याएं कैसे परमानेंट हो सकती हैं। समस्याएं आएंगी जरूर, लेकिन मानसिक मजबूती के लिए उसे ये समझाना आवश्यक है कि आप विवश हैं कि आप उसे झेलिए, क्योंकि जब तक बच्चे झेलना नहीं सीखेंगे तब तक समस्या से लड़ने की ताकत उनमें नहीं आएगी। मैं यहाँ उन समस्याओं की बात कर रहा हूँ जो समाधान योग्य नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, दूसरे की समस्या आपके गॉसिप का कारण नहीं हो सकती, दूसरे की समस्या आपके मनोरंजन का साधन नहीं हो सकती, दूसरे की समस्या आपके बातचीत करने का मुद्दा नहीं हो सकता, दूसरे की समस्या उस समस्या से ग्रसित व्यक्ति को नीचा दिखाने का कारण नहीं बन सकता। दूसरे की समस्या उसके लिए सबसे बड़ी है। हमारा ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य में से एक है
कि यदि हम उस समस्या का समाधान नहीं दे सकते, अगर हम उस समस्या के समाधान के बारे में बात नहीं कर सकते, या हम किसी भी प्रकार से उसकी समस्या में उसकी मदद नहीं कर सकते, तो फिर हम उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें जिससे उसे महसूस हो कि शायद वो कमजोर है, उसे महसूस हो कि शायद वो इस समस्या से लड़ नहीं सकता। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी समस्या दूसरे के मनोरंजन का कारण बन रहा है। मुश्किल परिस्थितियां सबके जीवन में आती है, लेकिन ये मानसिक रूप से कमजोर होने का कारण नहीं बन सकती। मैं यहाँ पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सभी बातों में एक चीज सामने आई है कि जब तक मानसिक रूप से बच्चे मजबूत नहीं बनेंगे, जब तक हम उन्हें ये सीख नहीं देंगे कि परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को तैयार रखिए कि हो सकता है कि कुछ परिस्थिति ऐसी आए जो आपको झेलनी पड़े। अब जैसा कि हम सभी को पता है, मैं यहाँ पारिवारिक समस्याओं की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ सामाजिक समस्याओं की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, इसलिए शिक्षण संबंधी समस्याओं की बात जरूर करूंगा। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान अगर हम निकाल कर देते हैं, बच्चों को ये भरोसा देते हैं कि आपके शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान या उसके लिए हम अपना मार्गदर्शन सदैव देते रहेंगे, तो फिर बच्चों के मन में ये विश्वास जागृत होगा कि समस्याओं के कारण हम पीछे नहीं हो सकते, और किसी भी चुनौती में पीछे रह जाना उनके अवसाद का, उनके डिप्रेशन का कारण बन सकता है। शिक्षक भी एक मनुष्य ही होता है, इंसान ही होता है। हो सकता है कि पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्याओं में भी बच्चों की मदद वो कर सके, लेकिन मदद का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखाएं। मदद का अर्थ ये नहीं है कि आप उसकी समस्याओं को सभी के साथ बातचीत करके उसे, समस्याओं का अर्थ ये नहीं है कि हम उन समस्याओं का विस्तार करें। समस्याओं का अर्थ ये नहीं है कि हम उन समस्याओं को समझाने के बजाय, अर्थात समस्याओं के समाधान को समझाने के बजाय, हम उन समस्याओं से ये सिद्ध करने में लग जाएं कि जो समस्या से ग्रसित है वो लाचार है। मानसिक मजबूती देना शिक्षक का सबसे पहला कर्तव्य है, और मैं ये मानता हूँ कि बच्चे जब मानसिक रूप से मजबूत होंगे तभी जाकर वो अवसाद जैसे, डिप्रेशन जैसे एक कहा जाए सोच से बाहर निकल पाएंगे। मेरा ये मानना है कि एक शिक्षक होने के नाते हमें मानसिक रूप से भी उन्हें ताकतवर बनाना चाहिए। अर्थ ये है कि बच्चों को मानसिक रूप से ताकतवर बनाने की पहली प्रक्रिया विद्यालय, कक्षा या शिक्षकों के द्वारा ही होती है। अगर हम मानसिक रूप से उन्हें मजबूत बनाते हैं तभी अवसाद से या डिप्रेशन से उन्हें छुटकारा मिल सकता है। उन्हें विश्वास दिलाएं, उन्हें ये बताएं, उनका सही मार्गदर्शन करें, तब उन्हें ये एहसास होगा कि समस्याओं के कारण हम चिंतित ना हो, क्योंकि समाधान के लिए सभी बड़े, चाहे वो विद्यालय के हों अर्थात शिक्षक, या फिर परिवार के बड़े हों, या फिर समाज के बड़े लोग हैं, उनके साथ हैं। जब ये मानसिकता उनमें उत्पन्न होगी, ये मानसिकता उनमें जन्म लेगी, तभी जाकर वो अवसाद या डिप्रेशन से मुक्ति पा सकते हैं। इस अवसाद के कारण हम सभी जानते हैं कि बच्चे कभी कभी गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। इस अवसाद के कारण बच्चे अपनी दिशा बदल देते हैं। इस अवसाद ने बच्चों की मानसिकता को बदल दिया। इस अवसाद ने मानसिक रूप से अच्छे बच्चों को भी हिलाकर रख दिया। इस अवसाद ने, ये कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि शुरुआती दिनों में अगर हम इसे पहचान कर, या शुरुआती दिनों से ही हम ये प्रयास करें, शुरुआती दिनों से ही हम अगर प्रयास करें कि बच्चे इस अवसाद वाले भ्रम में ना पड़े, बच्चे इस अवसाद वाली श्रेणी में ना आए, बच्चे इस अवसाद या डिप्रेशन के शिकार ना हो, तो हमें शुरुआती समय से ही काम करना होगा। अगर शुरुआत में मानसिक रूप से हम उन्हें मजबूत बनाते हैं तो आने वाले कल में बच्चे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार खड़े होंगे। उनके मन में इतनी शक्ति होगी, उनकी मानसिकता इतनी मजबूत होगी कि चाहे किसी भी परिस्थिति को वो अपनी ताकत से, अपनी मानसिक शक्ति से उसे झेल पाएंगे। असल में कभी कभी हम सबसे इसी बात में चूक हो जाती है। हम सोचते हैं कि छोटे बच्चे हैं
या 12वीं के बच्चे हैं या 11वीं के या फिर अन्य कक्षाओं के बच्चे हैं, तो फिर उनमें इस प्रकार की भावनाएं नहीं आएंगी। नहीं, मैंने छोटी कक्षाओं के बच्चों को भी इस प्रकार के भावों को उनके चेहरे पर देखा है। मैंने छोटी कक्षाओं के बच्चों को भी इस प्रकार का भावनात्मक बदलाव को महसूस करते हुए देखा है। मैंने छोटी कक्षा से लेकर बड़े कक्षाओं के बच्चों के मन में इस प्रकार के भाव को उत्पन्न होते हुए देखा है। उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, आपको एहसास होने लगेगा कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है। आप बड़े हैं, आप उनकी बातों के पीछे का अर्थ समझ सकते हैं। एक बार समझने की कोशिश कीजिए, आपको पता चलेगा कि इनकी दिशा, इनकी मानसिक स्थिति, इनकी मानसिक मजबूत, इनकी जो कहते हैं कि मानसिक मजबूती सही राह पर है या नहीं है। और अगर आपको तनिक भी लगे कि उनकी मानसिक मजबूती में कमी आ रही है, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप उनकी मानसिक मजबूती को और भी अधिक बढ़ाने के लिए कार्य करें। एक शिक्षक होने के नाते मैं हमेशा ही उनकी बातों के पीछे का अर्थ समझने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि बच्चे तो बात बोल देते हैं, लेकिन वो बात बोलने के पीछे का अर्थ क्या है, ये अगर हम समझ जाएं तो फिर उन्हें अवसाद से या डिप्रेशन से मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि ये बेकार की बातें हैं, हम ऐसा कहते हैं कि ये बच्चे लोग फालतू बात बहुत करते हैं। बच्चे के मुंह से जब कोई वाक्य निकलता है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सोच जरूर छिपी हुई होती है। ऐसा मेरा मानना है कि बच्चे भावनात्मक रूप से अत्यधिक कच्चे होते हैं, इसीलिए उनके भावना में जो बातें आती है, उनकी मानसिक स्थिति के हिसाब से जो बातें उनके जबान पे आती है, वो उस समय वो बोलने के लिए विवश हो जाते हैं। और यही कारण है कि आप देखे होंगे कि ज़्यादातर बच्चे जब कुछ बोलते हैं तो आप सोच कर देखिएगा उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ जरूर छिपा हुआ होता है। क्योंकि मैं हिंदी का शिक्षक हूँ, तो वाक्यों के पीछे का अर्थ समझना मेरे लिए आसान है। मैं समझ सकता हूँ कि कोई अगर वाक्य बोलता है तो उसके पीछे का असली अर्थ क्या है, उसके पीछे की असली मानसिकता क्या है, ये मैं समझ सकता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी लोग नहीं समझ सकते, सभी लोग ही समझ सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम समझना नहीं चाहते। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो शब्द उपयोग किए गए हैं उन शब्दों में उतनी ताकत नहीं है कि बच्चों के मन की भावनाओं को वो व्यक्त कर सके। लेकिन आप सोच कर देखिएगा कि बच्चे सामान्य भाषा का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि आपके तरह शब्दों का भंडार उनके पास नहीं होता। तो उसी प्रकार से वो अपने मामूली शब्दों के साथ ही अपनी भावनाओं को उसके पीछे के अर्थ के साथ उसे प्रकट करते हैं। ये हमारा कार्य है कि हम उसे समझें और उसके हिसाब से ही हम निर्णय लें कि उसका जवाब क्या देना चाहिए। क्योंकि आपका जवाब उनके मानसिक शक्ति को या तो मजबूत बनाएगा या फिर उनके मानसिक शक्ति को एकदम कमजोर बनाएगा। यही दो बातें हो सकती है। यदि मानसिक रूप से उन्हें वो कमजोर बना देता है वो आपका जवाब, तो फिर आने वाले कल में वो अलग अलग प्रकार के भावनाओं को झेलने की ताकत खो देते हैं। अगर आपकी बातें उन्हें मजबूत बनाती है तो फिर उन्हें ये विश्वास हो जाएगा कि आपके सामने अगर कोई कुछ बोल रहा है, बच्चा कोई आपके सामने समस्या को रख रहा है, तो आप उसका उचित समाधान ढूंढ सकते हैं। और यही विश्वास उन्हें मजबूत बनाता है, यही विश्वास उनको मानसिक तौर पे मजबूत बनाता है और किसी भी प्रकार के अवसाद से या डिप्रेशन से बचाता है। इतनी सारी बातें मैंने की, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सभी बातों को मैं एक ही वीडियो में नहीं बोल सकता। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि शब्दों के पीछे मत भागिए, उसके पीछे की भावनाओं को समझिए। और जब आप शब्दों के पीछे की भावनाओं को समझ जाएंगे तो बच्चों के मन में ये विश्वास उत्पन्न होगा, बच्चों के मन में ये भरोसा उत्पन्न होगा कि वो किसी भी समस्या को आपके सामने रख सकते हैं और आप सक्षम हैं उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और यही भरोसा बच्चों के मन में आज जागृत करने की आवश्यकता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। अगले वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।